उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। तो कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हमारी वैदिक संस्कृति की परंपरागत शैली रही है कि हम कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जो भी हम बोलें वो उनकी इच्छा के अनुसार बोलें, उनकी प्रसन्नता के लिए बोलें। तो इस उद्देश्य से पहले हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना के रूप में हरे कृष्ण महामंत्र गाएंगे, जो मैंने अभी बोला आप शायद जानते होंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो महामंत्र है ये हमारे शास्त्रों में कलिशंतरना उपनिषद के अंदर उल्लिखित है, जिसमें विशेष रूप से बताया गया है कि जो वर्तमान समय है, जिसको शास्त्रों में कलियुग कहा गया है, उसके लिए कलियुग के जो कली मतलब कलह का युग, लड़ाई झगड़े का युग, उस लड़ाई झगड़े कलह के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सबसे आसान और परम तरीका ये महामंत्र का उच्चारण करना बताया गया है हमारे शास्त्रों में। तो पहले मैं एक बार पूरा मंत्र गाऊंगा और उसके बाद में आप मेरे पीछे दोहराइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमारा विषय है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती हैं, क्योंकि साइंस की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब है एविडेंस बेस्ड नॉलेज, और सामान्यतया साइंस की पार्लेंस में एविडेंस को माना जाता है जो हमारे सेंस परसेप्शन से हम लोग वेरीफाई करते हैं, उसको एविडेंस माना जाता है। और स्पिरिचुअलिटी बाय वेरी डेफिनेशन कंसर्न्स विद रियलिटी बियॉन्ड मैटर। स्पिरिट एक ऐसी एंटिटी जो कि नॉन मैटर है, और साइंस की डेफिनेशन के अनुसार एवरीथिंग इज़ मैटर, बिकॉज मैटर इज़ व्हाट कैन बी परसीव्ड। हमारी इंद्रियों से हम मैटर को ही परसीव कर सकते हैं, और इसीलिए मैटर ही है जो एग्जिस्ट करता है। और स्पिरिचुअलिटी है जो बताती है कि मैटर के बियॉन्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल रियलिटी है। तो इसीलिए सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि ये दोनों का मेल नहीं खाता है। लेकिन आज हमारा ये विषय है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आज जो विज्ञान
की प्रगति पिछले 200-250 सालों में जो हुई है, और जो भी अलग अलग थ्योरीज़ डेवलप हुई हैं, जो हमारे अलग अलग टूल्स डेवलप हुए हैं जिसके द्वारा इस पूरे संसार के बारे में जानकारी जो अधिक से अधिक हमें प्राप्त हो रही है, विशेष रूप से 21st सेंचुरी में, उसके द्वारा हम विवश हो रहे हैं साइंटिस्ट्स सोचने के लिए कि हम जो पहले सोचते थे कि हम इस पूरे संसार को और इसके सारे फेनोमेना को केवल साइंस के बेसिस पर एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो आशा अभी टूटती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि स्टीफन हॉकिंग द ग्रैंड डिज़ाइन, उस पुस्तक में वो लिखते हैं कि एक समय था जब हम एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढ रहे थे। विज्ञान में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग विच कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग, क्योंकि पहले शुरुआत में जब न्यूटन थे तब फिज़िक्स डेवलप हुई, न्यूटोनियन फिज़िक्स। लेकिन फिर फर्दर प्रोग्रेस के बाद देखा गया कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं दे डोंट फॉलो न्यूटोनियन फिज़िकल लॉज। तो वहाँ से फिर क्वांटम फिज़िक्स डेवलप हुई, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, और उसके चलते जो ये पूरे संसार को जो समझाने के प्रयास में जो पहले लग रहा था कि बड़ा इजी है, 50 एक साल में हम पूरे इस यूनिवर्स को एग्जैक्टली ये क्या है, कैसा इसको समझा पाएंगे और इसको बड़ा एक सिंपल फार्मूले के रूप में प्रेजेंट कर पाएंगे जिसको अपनी टी शर्ट पे पहन करके हम लोग घूम सकते हैं। ऐसा एक विचार था पहले। लेकिन अभी जब ये अनसर्टेनिटी थ्योरी और क्वांटम फिज़िक्स डेवलप हुई है, तो अभी ऐसा है कि स्टीफन हॉकिंग जिन्होंने मॉडल बेस्ड रियलिज्म को रखा इस यूनिवर्स को बताने के लिए, तो उन्होंने ऐसा बताया कि अनगिनत यूनिवर्स मतलब पहले कल्पना थी कि यूनी मीन्स वन, यूनिवर्स एक है ब्रह्मांड, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि अनगिनत हैं और हर एक यूनिवर्स के अंदर अलग अलग लॉज ऑफ फिज़िक्स ऑपरेट। तो मॉडल डिपेंडेंट रियलिज्म, हर एक अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग मॉडल है, अलग अलग लॉज हैं, तो फिर थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हो ही नहीं सकती है। तो इस प्रकार से आज मॉडर्न साइंस, ये एक मैंने उदाहरण दिया, ऐसे अनेक उदाहरण जो आज हम देखेंगे, उसके द्वारा धीरे धीरे हम इस सिचुएशन में पहुँचे हैं 21st सेंचुरी में कि साइंस का स्कोप बहुत ही एक सीमित प्रतीत हो रहा है। उसके स्कोप के अंदर जो भी कुछ है उसी से ही केवल सब कुछ एक्सप्लेन करना संभव नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ आज साइंस ने एक तरफ इतना विकास किया है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज हमारे सामने हमारी ही बनाई हुई, ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जो हमारे इस पूरे एग्जिस्टेंस को ही खतरा पैदा कर रही हैं। हालांकि यूएसएसआर के डिसॉल्यूशन के बाद में कोल्ड वार समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी हमेशा अभी भी यूरोप और रशिया के बीच में एक बड़ा युद्ध होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और संसार में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं युद्ध चलते रहता है, और सबके पास वो जो न्यूक्लियर एटम्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, वो सब हैं ही। तो इसलिए कभी भी संभव है कि उन न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग हो और नागासाकी हिरोशिमा में जो हुआ वैसा पूरे वर्ल्ड लेवल पर हो जाए। फिर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आज एक जो थॉटफुल व्यक्ति है वो ये सोचने पे मजबूर है कि साइंस के आधार पे, टेक्नोलॉजी के आधार पे जो दिशा में हम जा रहे हैं, जो डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, क्या वास्तव में वो मनुष्यों के लिए, मानवता के लिए हितकारी है? क्या हमें साइंस के द्वारा जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जीवन के, व्हाट इज़ लाइफ, हाउ यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, ऐसे जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, क्या उसके उत्तर कभी मिल पाएंगे?
और अगर नहीं मिल पाएंगे तो फिर क्या दूसरा कुछ अप्रोच है जिसके द्वारा हम इन गहरे प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने का प्रयास करें। तो उस संभावना से हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। और आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी, जिसको आज तक हम दो बिल्कुल एक अपोजिंग थीम सोचते आए थे, ऐसा नहीं है। अगर हम साइंस के द्वारा आज जो एक डॉगमेटिक व्यू, एक संकीर्ण विचार डेवलप जो आज हो गया है, अगर हम उसको छोड़ते हैं तो हम पाएंगे कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, दे आर नॉट टू अपोजिंग थीम्स बट रादर देयर इज़ अ सिंथेसिस ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये हमारा आज का विषय है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी साइंस के विद्यार्थी हैं, आप यूथ हैं। तो पैसा कमाना ही जीवन में सब कुछ नहीं होता है। पैसा हम कमाते हैं शरीर की देखभाल के लिए, वो जानवर भी करते हैं। तो इसलिए लाइफ केवल पैसा कमाने तक या करियर बनाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। मनुष्यों से अपेक्षा है कि उनको उच्च विचार करना चाहिए, उनको परोपकार के विषय में सोचना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए कि परम हित कैसे हो। तो इस उद्देश्य से ये ऐसे सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिससे कि यूथ के अंदर सोचने की एक आवश्यकता को समझा जाए, बिकमिंग थॉटफुल। और फिर जब विचार करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आगे चीज़ें खुलेंगी। तो इस पर्पज़ से हम ये यहाँ पर आज गैदर हुए हैं। तो सर्वप्रथम बेसिकली साइंस क्या प्रपोज करती है? साइंस इज़ द परसूट एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड फॉलोइंग ए सिस्टमेटिक मेथडोलॉजी बेस्ड ऑन एविडेंस। तो ये पूरी नेचर को समझने का प्रयास एक सिस्टमेटिक तरीके से एविडेंस के आधार पे, ये साइंस का परसूट है, समझना और फिर उसको अप्लाई करना अपने जीवन में। सो थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कि साइंस कैसे इवॉल्व हुई है। जो साइंस आज हम जिस रूप में देख रहे हैं, जिसको मॉडर्न साइंस कहते हैं, इसकी जो जड़ें हैं वो रखी गई यूरोप के अंदर एनलाइटनमेंट एरा से शुरू होते होते रेनेसेंस के बाद 17th सेंचुरी के अंदर, 17th सेंचुरी तक पूरा यूरोप, भारत की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि भारत में हमेशा से वैदिक ज्ञान रहा है हजारों सालों से। लेकिन जो मॉडर्न साइंस है उसका आरंभ तो यूरोप में हुआ है। तो इसलिए हम यूरोप में क्या चल रहा था उसकी बात कर रहे हैं 17th सेंचुरी में। उससे पहले तक क्रिश्चियनिटी 2000 ईयर्स पहले आ चुकी थी। अभी 2025 चल रहा है, क्रिश्चियन एरा। सो उस समय पूरे यूरोप के अंदर प्राइमरीली लोग क्रिश्चियंस थे और जो उस समय के फ़िलासफ़र्स थे, साइंटिस्ट थे, वे लोग भी क्रिश्चियंस थे। तो ऐसा समझा जाता था, जो कि एरिस्टोटल, ग्रीक फ़िलासफ़र्स के द्वारा जो बताया गया था कि नेचर इज़ अलाइव, एवरीथिंग इज़ अलाइव, हर चीज़ जीवंत है, हर चीज़ जीवंत है। यूनिवर्स एक ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग्स के अंदर लाइफ है, मैटर, और उसके साथ साथ उस मैटर को मोल्ड करने वाला एक जीवनदायिनी तत्व है विच इज़ नॉन मैटर। उसी प्रकार से प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब के अंदर जीवन है और वो जीवन भौतिक पदार्थ से अलग कारणों से है। उसको सोल शब्द भी उपयोग किया गया। इस तरह से पूरे संसार में यूरोप के अंदर ये समझ थी 17th सेंचुरी तक। अभी कॉपरनिकस का नाम आपने सुना होगा, निकोलस कॉपरनिकस। सो उन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया हमारे यूनिवर्स का। हीलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य केंद्र में है और सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। उससे पहले तक
ज़्यादातर लोगों का विचार था जियोसेंट्रिक, अर्थ सेंटर में। तो कोपरनिकस ने भी जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया, उसके पीछे कारण था कि जो क्रिश्चियनिटी की जो अंडरस्टैंडिंग है बाइबल की, कि सन इज़ द किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, तो इसलिए वो सेंटर में होना चाहिए। एंड इट इज़ डिस्क्राइब्ड सन इज़ द आई ऑफ द यूनिवर्स, जो एक्चुअली हमारी वैदिक डिस्क्रिप्शन से बहुत मिलता है, और इस आधार पे उन्होंने उसको सेंटर पे रखा। फ्रांसिस बेकन एक बहुत महत्वपूर्ण फिगर थे एनलाइटनमेंट एरा के, जिन्होंने फेमसली कहा नॉलेज इज़ पावर, जहाँ से शुरुआत हुई कि नेचर को समझने का प्रयास किया जाए इन डेप्थ, उसकी वर्किंग्स को। तो उन्होंने भी ये जो प्रोपोजिशन रखा वो इसी आधार पे रखा कि बाइबल में गॉड ने एडम को कहा कि अभी आप ये जो भी यहाँ पर जीव हैं उन सबको नाम दीजिए। सो उस तरह से उन्होंने डिराइव किया कि गॉड ये चाहते हैं कि हम उनकी नेचर को एक्सप्लोर करें। तो इसलिए हमें चाहिए, ये भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं है कि हम नेचर को स्टडी करें। तो यहाँ से ये फाउंडेशंस शुरू हुई एनलाइटनमेंट एरा, यानी कि हर चीज़ को गहराई में समझने का प्रयास। तो सबसे पहले 17th सेंचुरी के अंदर केपलर और गैलीलियो, दो महत्वपूर्ण बहुत अर्ली साइंटिस्ट्स, मॉडर्न साइंटिस्ट में बहुत अर्ली साइंटिस्ट्स, वे दोनों लोग भी क्रिश्चियन थे। उन्होंने सबसे पहले ये विचार प्रस्तुत किया कि यूनिवर्स जो है वो एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, यूनिवर्स जो है उसके अंदर सोल नहीं है, वो एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है। उसको जो सारे मूवमेंट्स हैं प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स के अंदर जो घूम रहे हैं, उस सब को हम जियोमेट्री के द्वारा, मैथमेटिक्स के द्वारा समझा सकते हैं। इसीलिए गॉड ने ये यूनिवर्स को बनाया एक मशीन की तरह से। एक मशीन है, जैसे हम मशीन बनाते हैं, ऐसे ही गॉड मेड दिस यूनिवर्सल मशीन एंड ही डज नॉट इंटरफेयर इट। भगवान जो है इसमें इंटरफेयर नहीं करते, उन्होंने बना दिया ऑटोमेटिक, अभी ये चल रहा है। सो देयरफॉर वी डोंट नीड टू ब्रिंग इन गॉड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग्स ऑफ दिस यूनिवर्स। तो इसलिए सबसे पहले यूनिवर्स से आत्मा बाहर निकल गई, यूनिवर्स एक मशीन बन गया। उसके बाद थोड़े और कुछ सालों के बाद में एक और फिलोसोफर आए, रेने डेस्कार्ते, जिन्होंने आगे प्रपोजिशन रखा कि जो जानवर हैं और जो पौधे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो भी एक मशीन है। तो यहाँ पर सबसे पहले इवॉल्व हुआ विचार बायोलॉजिकल मशीन्स। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे हम ये जो जानवर और जो पौधे हैं जिनके अंदर कोई लॉजिक नहीं है, रैशनैलिटी नहीं है, दीज आर नॉन रैशनल थिंग्स, उनको हम साइंस के द्वारा उनकी वर्किंग्स को हम इमिटेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर ऑल्सो मशीन्स। तो पहले यूनिवर्सल मशीन, यूनिवर्स एक मशीन है, उसके बाद प्लांट्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो मशीन्स। लेकिन ह्यूमन बींग्स आर नॉट मशीन्स अकॉर्डिंग टू रेने डेस्कार्ते, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सोचते हैं, उनके अंदर एक पर्पस होता है ना, उनके अंदर एक रैशनैलिटी की सेंस होती है। तो इसलिए उन्होंने ये प्रपोज किया कि आदमी जो है, मनुष्य जो है, वो उसके अंदर आत्मा होती है। आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो अभी जो है यूनिवर्स से आत्मा निकल गई, प्लांट्स और एनिमल्स से आत्मा निकल गई। उसके बाद में चार्ल्स डार्विन आए। चार्ल्स डार्विन ने एक मैकेनिज्म प्रपोज किया जिससे कि सारी जो लिविंग एंटिटीज़ हैं, स्पीसीज़ हैं, वो सब कैसे इवॉल्व हुई हैं और इवॉल्व भी कैसे हुई हैं, बिना किसी सोल के, बिना किसी सुपरनैचुरल पावर के। तो उन्होंने प्रिंसिपल दिया कि रैंडम चेंजेस, हैबिट्स और उसका जो एडेप्टेशन है
नेचुरल सिलेक्शन, उसके द्वारा कैसे अपने आप सिंपल लिविंग फॉर्म से कॉम्प्लेक्स लिविंग फॉर्म्स इवॉल्व हुई हैं। अपने आप हुई है मीन्स जस्ट फॉलोइंग द लॉज ऑफ वेरी सिंपल लॉज ऑफ नेचर, सिंपल लॉज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के द्वारा हर चीज़ अपने आप इवॉल्व हुई है। यानी कि अभी यूनिवर्स से सोल निकल गई, जानवर से निकल गई, प्लांट से निकल गई और अभी आदमी से भी निकल गई। तो इस प्रकार से लगभग 19th सेंचुरी के अंदर जिस रूप में आज हम मॉडर्न साइंस को देखते हैं वहाँ से वो शुरुआत हुई। तो जो आज मॉडर्न साइंस जो हम फॉलो कर रहे हैं उसकी बेसिक प्रीमाइसेस ये हैं that all phenomena can be completely explained by natural laws expressed in the language of mathematics। इसका अर्थ ये है all the phenomena, जितना भी कुछ घटित हो रहा है संसार में वो सब हम केवल सिंपल मैथमेटिकल थ्योरम के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि एवरीथिंग इज़ मैटर। बहुत ध्यान से समझिए, हम आज जो साइंस को फॉलो कर रहे हैं उसका ये एक प्रिजम्पशन है, ये एक कोई प्रूव्ड फैक्ट नहीं है, ये एक प्रिजम्पशन है। ऐसी आशा थी कि ये इतना ऑब्वियस चीज़ है और साइंस धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलप होगी वैसे वैसे इस चीज़ को ये हम प्रूव कर पाएंगे। लेकिन प्राइमरीली इट्स अ प्रिजम्पशन कि मैटर, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज़ ओनली मैटर, मैटर इज़ एवरीथिंग, हर चीज़ केवल मैटर है। इसीलिए हर चीज़ को हम मैथमेटिक्स के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए कैसे यूनिवर्स क्रिएट हुआ, जैसे आप देखते हैं आज भी हमारे सारे प्रयास इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के वो इसी दिशा में हैं कि ये मशीन है, मैटर है, और इसलिए हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन मैथमेटिकल टर्म्स। उसी प्रकार से बायोलॉजी, आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये सबसे ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी की तरफ है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा बायोलॉजी को हम केमिस्ट्री के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि अभी हम बायोलॉजी को एक्सप्लेन कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और फिर नेक्स्ट स्टेज है जब हम मॉलिक्यूल्स के लेवल पर आ गए, देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इनके द्वारा हम अभी हर एक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट मीन्स फिज़िक्स। और फिज़िक्स देन कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस। तो इस तरीके से लाइफ इज़ ऑल्सो नथिंग बट simple ultimately matter which can be explained in terms of mathematical equations। तो ये पहली हमारी बड़ी महत्वपूर्ण assumption है जिसके ऊपर हमारी सारी साइंटिफिक रिसर्च टिकी हुई है, और इसी ने ये संभव बनाया है कि हम आज अलग अलग तरीक़ों से टेक्नोलॉजी डेवलप कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, दैट दीज फिजिकल लॉज अप्लाई एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम्स। जब बिग बैंग हुआ, आज की सबसे ज़्यादा जो कॉमन थ्योरी है यूनिवर्स के क्रिएशन की वो है बिग बैंग। सो बिग बैंग जब भी हुआ हजारों साल पहले, तब उस समय लॉज, नेचुरल लॉज बने, और तब से लेकर आज तक वैसे के वैसे ही हैं। हमारी लेबोरेटरी के अंदर भी वैसे ही हैं, यूनिवर्सल लेवल पर भी वैसे ही हैं। ये एक दूसरी एजम्पशन थी मॉडर्न साइंस की। ये भी एक एजम्पशन है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है इसको प्रूव या डिसप्रूव करने का, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण एजम्पशन है क्योंकि हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम ये एज्यूम करते हैं कि यही लॉज सब जगह एग्जिस्ट करते हैं। दैट द फंडामेंटल नेचुरल लॉज आर सिंपल। जितने भी लॉज हैं सिंपल हैं। सिंपल मतलब उसमें कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं है, वो बहुत सिंपल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो मेथडोलॉजी है, इसी के आधार पर एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट मॉडर्न साइंस के अंदर है, प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शनिज्म। अर्थात जैसे मशीन होती है, सो मशीन बहुत सारे कलपुर्जों की बनी होती है, छोटे छोटे पार्ट्स की बनी होती है। तो अगर आपको मशीन को समझना है तो आप क्या करेंगे, उसको डिसेंबल करेंगे उसके अलग अलग पार्ट्स में। तो आप हर एक अलग अलग पार्ट्स को स्टडी करेंगे, एंड व्हाट इज़ दैट होल? होल इज़ नथिंग बट सम ऑफ ऑल द पार्ट्स। करेक्ट? तो ये है रिडक्शनिज्म। तो इसलिए अगर हमें पूरे यूनिवर्स को समझना है तो हम इसको छोटे छोटे इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं उसमें तोड़ेंगे, और उस छोटे से पार्ट को स्टडी करेंगे और उससे हम पूरे यूनिवर्स को समझ जाएंगे। जैसे अगर हम एटम को समझ गए तो एटम से धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स और सारी चीज़ें बनी हैं, तो उसके द्वारा एटम की स्टडी करने से
हम पूरे यूनिवर्स को समझ पाएंगे, या बायोलॉजी के अंदर एक सेल को समझने से हम पूरे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझ पाएंगे। तो ये जो अप्रोच है इसको रिडक्शनिज्म कहते हैं। अभी ये जो साइंस की जो एजम्पशंस रही हैं उसके कारण बड़ी महत्वपूर्ण इसके कंसिक्वेंसेस हैं जो ज़्यादातर हम लोग सोचते नहीं हैं। हम लोग सब साइंस के क्लासेस अटेंड करते हैं, एग्ज़ाम्स लिखते हैं, पास भी करते हैं, लेकिन फंडामेंटली वो सब क्या है उतना हम कोई सोचते नहीं हैं। इसका मतलब ये है, ये जो साइंस की प्रिजम्पशंस है इसका मतलब ये है कि कॉन्शियसनेस मतलब जो डेड मैटर और एक लिविंग एंटिटी में जो डिफरेंशिएट करता है, जो चीज़ डिफरेंस क्रिएट करती है उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना। ठीक है, तो क्या मुख्य लक्षण है चेतना का? कैसे आप बताएंगे कि ये चेतन है, ये चेतना है, यहाँ चेतना है? आप में से कोई? हाउ डू यू डिस्टिंग्विश अ डेड बॉडी फ्रॉम अ लिविंग पर्सन? बहुत सिंपल चीज़ है, प्लीज रेज योर हैंड। अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस जैसी कोई चीज़ नहीं है। कॉन्शियसनेस केवल एक इल्यूजन है, क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज़ मैटर है। वो मैटर केवल एक अपीयर हो रहा है एज लिविंग, बट देयर इज अल्टीमेटली नो डिस्टिंक्शन बिटवीन लिविंग एंड डेड। ठीक है, सो देयर इज नो कॉन्शियसनेस। माइंड इज नथिंग बट फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन वेव्स हैं, जो न्यूरोनल एक्टिविटी है ना, वही है माइंड। जो भी एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, वो अल्टीमेटली कुछ नहीं। यानी कि यदि आपको कहें आई एम फीलिंग पेन, तो बस आप उसको पेन की जगह आप ये बोल दीजिए कि मेरे न्यूरॉन्स जो हैं दे आर ट्रांसमिटिंग सम सिग्नल्स ना। लेकिन ये कहना कि न्यूरॉन्स आर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स और पेन को फील करना वो एक नहीं है ना। हम पेन को फील करते हैं, करेक्ट? तो हमारी जो ये मॉडर्न साइंस के अजम्पशंस हैं, इनके द्वारा ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, दे आर सब्जेक्टिव एंड दे आर इल्यूजरी, दे एक्चुअली डोंट एग्जिस्ट, जो कि आपके और हमारे सबके अनुभव से बिल्कुल अलग है। हमारे अंदर, हम जो सब अपने अंदर क्या फील करते हैं, आप एक अपनी इच्छा से यहाँ पर आए हैं, आप किसी कारण से यहाँ पर आए हैं, आप अवेयर हैं कि आप एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द साइंस प्रिंसिपल्स ये सब इल्यूजन है। तो इस प्रकार से जो मॉडर्न साइंस की जो असम्पशंस हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से बिल्कुल दूर हैं, बिल्कुल अलग हैं। और आज बहुत सारे जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, आज 200-250 साल के बाद भी वो आज साइंस के सामने वी आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन देम। जैसे आप जानते हैं कि आज मॉडर्न साइंस के द्वारा हमारे इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जितना भी मास और एनर्जी है, केवल दो ही चीज़ है ना, मास एंड एनर्जी। एवरीथिंग इज जस्ट मास एंड एनर्जी। तो टोटल कितना मास और एनर्जी है जो हमारे लिए एक्सेसिबल है, साइंटिस्ट ह्यूमन बींग्स के द्वारा एक्सेसिबल है, हम जान पाते हैं, हम जान सकते हैं कितना परसेंटेज है पूरे एग्जिस्टेंस के अंदर, जितना भी मास और एनर्जी है उसका कितना परसेंट है जो हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, कर सकते हैं। आइडिया किसी को? डार्क मैटर, डार्क एनर्जी का नाम सुना है आपने? सो व्हाट इज डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी? आपने, कई लोगों ने बोला हाँ जानते हैं, तो क्या जानते हैं बताइए? व्हाट इज डार्क मैटर, डार्क एनर्जी? जो भी आप जानते हैं, ये आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, इट्स वेरी सिंपल डिस्कशन। गलत भी होंगे तो कोई बात नहीं है। व्हाट इज डार्क मैटर, डार्क एनर्जी? डार्क मैटर, डार्क एनर्जी मतलब दैट पोर्शन विच इज एस्टिमेटेड बाय आवर साइंस के द्वारा, जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहे हैं उसके द्वारा यूनिवर्स में इतना मास होना चाहिए, लेकिन जो हमें हमारे टेलीस्कोप से और जो हमारी आँखों से जो दिख रहा है, उसके अलावा जो दिख ही नहीं रहा है, जो भी लॉज हैं, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज, उन सब के अंदर कॉन्स्टेंट्स हैं, फिज़िकल कॉन्स्टेंट्स है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, न्यूक्लियर फोर्स है उसके लिए कांस्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट्स,
ऐसे लगभग 50 यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स हैं। सो बाय साइंस वी हैव कम टू अंडरस्टैंड कि अगर बिग बैंग के टाइम पर या कभी भी ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, अगर इसमें थोड़ा सा भी अंतर होता तो फिर आज आप और मैं यहाँ पर बैठ करके डिस्कशन नहीं कर रहे होते। देयर वुड हैव बीन नो लाइफ। तो इतना फाइन ट्यून्ड है हमारा यूनिवर्स। तो यहाँ से एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इतने सारे कांस्टेंट्स परफेक्टली अचानक बाय चांस हों, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरम के बाहर है। तो इसीलिए आज साइंटिस्ट मजबूर हुए हैं एक और एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि एक्चुअली शायद अनगिनत यूनिवर्सेस हैं, हर एक यूनिवर्स में अलग अलग कांस्टेंट्स हैं रैंडमली। हमारे एक यूनिवर्स में ऐसे कांस्टेंट्स हैं जिसके होने की वजह से लाइफ पॉसिबल हुई है, एंड देयरफॉर वी आर एबल टू डिस्कस दैट। लेकिन अब आप देखिए, ये जो थ्योरी है कि बहुत सारी यूनिवर्सेस हैं, मल्टीवर्स, वो साइंस के द्वारा टेस्टेबल नहीं है, क्योंकि वो सारे यूनिवर्सेस हमारे द्वारा एक्सेसिबल नहीं है। साइंस जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, साइंस बाय डेफिनेशन मीन्स दैट विच इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस, but we don't have any evidence, we will never have any evidence of these multiple universes existing. So then this is not scientific. तो इसीलिए आज साइंस के अंदर ऐसे एक बड़ी स्ट्रीम है साइंटिस्ट्स की जो इस बात को कंसिडर करने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि साइंस का जो पहले प्रिजम्पशंस थी उसके द्वारा साइंस रेस्ट्रिक्ट हो रही है, क्योंकि वो एजम्पशंस सही सिद्ध नहीं हुई है। इसलिए आज ज़रूरत है कि साइंस के स्कोप को बढ़ाया जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको उदाहरण देता हूँ एक साइंटिस्ट का, ही इज़ माइकल जे बीही, ही इज़ प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन पेंसिल्वेनिया। He says, it's ironic because in the past 50 years at least, the discoveries of science have pointed more and more strongly to something beyond the universe. Nobody knows why the universe has started. Nobody knows why it has a fine tuning that it sees. Nobody knows how life started. A spiritual force or something like that. तो आज एक साइंटिस्ट का एक बड़ा वर्ग है जो इस बात को प्रपोज कर रहा है कि साइंस आज हमें इस कगार पर लेके आ गई है 21st सेंचुरी में, जहां पर हमें साइंस की प्रिजम्पशंस को रीथिंक करने की जरूरत है, हमें साइंस के स्कोप को बढ़ाने की जरूरत है, हमें एविडेंस को केवल अपने सेंस परसेप्शन से बियॉन्ड की रियलिटी को जानने के लिए उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है। अगेन डार्विन्स थ्योरी का जो प्रिजम्पशन था कि जब हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे करेंगे जमीन के नीचे, सो वी विल बी एबल टू सी कि जितना हम नीचे जाएंगे उतना पुराने अवशेष मिलेंगे, सिंपल अवशेष मिलेंगे, सिंगल सेल, लाइक दैट। और जैसे जैसे हम स्ट्रेटा में ऊपर आएंगे वहां पर वी विल सी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इवॉल्व हुए ना सिंपल से कॉम्प्लेक्स में। सो देन वी विल बी एबल टू सी ए ट्री, लाइक ए ट्री। लेकिन वास्तव में क्या हुआ है कि हमने आज इतने लगभग 100 सालों से हम लोग आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वी हैव नॉट सीन दैट ट्री, रादर व्हाट वी हैव सीन इज व्हाट इज कॉल्ड कैम्बियन एक्सप्लोजन। एट सेम टाइम ऑल वेराइटीज अपीयर एट सेम टाइम, ट्री नहीं है। तो ये चीज यहां पर लिखी है। We are now about 120 years from Darwin and the knowledge of fossil record has been greatly expanded. Ironically, we have even fewer examples of evolutionary transition than we had in Darwin's time. 600 million years old flower vase. ऐसे बहुत सारे साइंस की कम्युनिटी के अंदर ऐसे अवशेष मिले हैं जो लाखों साल पुराने हैं, जबकि हमारी जो डार्विन थ्योरी के अनुसार मॉडर्न ह्यूमंस आर ओनली 50,000 to 1 lakh years old. लेकिन हमें अवशेष मिले हैं 600 million years old of Homo sapiens sapiens. So these all findings state very strongly hint कि डार्विन के अनुसार जो हमने सोचा था इवोल्यूशन हो रहा है, ऐसा इवोल्यूशन के प्रमाण नहीं दिखते हैं। Then there is another problem जो जैसे ये फिजिसिस्ट कह रहे हैं, we may well reach the point in the not too distant future where the parables and images of the old religions will have lost their persuasive force even for the average person. When that happens, I am afraid that all the old ethics will collapse like a house of cards
and the unimaginable horrors will be perpetrated. What does it say? एक बहुत बड़ा और consequence है जो आज मॉडर्न साइंस को एक डॉगमेटिक तरीके से लेने से हुआ है, मैकेनिस्टिक वे में लेने से हुआ है। आज हर चीज को हम मशीन मान रहे हैं, मशीन की तरह से डील कर रहे हैं। लोगों के साथ भी हमारा जो इंटरेक्शन है वो एक मशीन की तरह से हो गया है। इसलिए आज हम धीरे धीरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की जगह स्मार्टफोन्स और गैजेट से ही इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज सोसाइटी में क्रिएट हो रही हैं। जैसे कैन यू नेम सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ह्यूमैनिटी फेस टुडे? मानवता के सामने आज सबसे बड़ी कुछ 5 समस्याएं बताइए। प्लीज रेज योर हैंड्स, those who want to tell. Especially youth, especially seems to be deteriorating. आए दिन सुसाइड के केसेस कॉलेजेस के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर हम सुनते हैं। तो ये एक बहुत ख़राब ट्रेंड है कि मेंटल डिसऑर्डर्स आर एट इंक्रीज। ओके, देन व्हाट एल्स? What other problem we are facing? International level, the whole humanity. Yes? Hunger in Gaza. Hunger in Gaza. Due to what? War. So, wars. ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण आज हमारी जो पूरी जीवन है, जगह जगह लड़ाई झगड़ा, इंटरनेशनल लेवल पर देखिए, एक एक देशों के अंदर देखिए, एक एक घर के अंदर देखिए, परिवार के अंदर भी, भाई भाई के अंदर, इवन इन विद इन ए फैमिली, हस्बैंड वाइफ। तो जो हमारी पूरी समाज की जो एक यूनिट थी, फैमिली, वो ही आज टूटती जा रही है। करेक्ट? और उसका कितने दुष्परिणाम हमारे पूरे समाज पे पड़ते हैं, मेंटल हेल्थ पे पड़ते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन पे पड़ते हैं। सो वॉर्स, और ये वॉर्स मतलब दिखाता है डिससेटिस्फैक्शन, हेट्रेड, है ना। और जो भी अच्छे गुण हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होकर के सब ईर्ष्या, द्वेष, हेट्रेड, यही चीज़ डेवलप हो रही हैं। देन ग्रीड एंड ईगो। यस, ग्रीड एंड ईगो। तो ये सब मोरल डिस्ट्रक्शन, मोरालिटी इज डिजेनरेटिंग। देन यस, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल इश्यूज, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ऐसे पूरे क्लाइमेट चेंजेस। 10 साल के अंदर क्लाइमेट चेंजेस आर सपोज टू बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी विल फेस, जिसकी वजह से हमारा पूरा प्रोडक्शन जो है फूड का, वही पूरा ख़राब होने जा रहा है। सो ऐसी बड़ी बड़ी एनवायरमेंटल लेवल की समस्याएं जो हम फेस कर रहे हैं। ओके, देन व्हाट एल्स? एनीथिंग एल्स? ओके, लेट्स, टाइम थोड़ा ज़्यादा नहीं है। ये जितनी भी समस्या हमने आज देखी, इसके कारण क्या हैं? मेंटल डिसऑर्डर्स, वॉर्स, ईगो एंड हेट्रेड एंड अदर थिंग्स, एंड एनवायरमेंटल क्राइसिस। इनके कारण नेचुरल है या मैन मेड है? दीज प्रॉब्लम्स आर मैन मेड और दे आर नेचुरल? मैन मेड। वेरी इंपॉर्टेंट. There is a forum called World Economic Forum. You can Google it. Not now, afterwards. जो हर साल एनालाइज करता है the main problems humanity faces. तो उसने अभी रिसेंट एनालिसिस में 10 प्रॉब्लम इंडिकेट की हैं जो आने वाले 2 साल में और आने वाले 10 साल में ह्यूमैनिटी के सामने होंगी, और वो 10 की 10 प्रॉब्लम है मैन मेड प्रॉब्लम्स। सो आज हम ऐसे समय पर चल रहे हैं जहाँ पर हमने ही हमारी समस्याएं बनाई हैं, और वो जो समस्याएं हमने बनाई हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है ये मैकेनिस्टिक व्यू कि हर चीज़ मैटर है, मटेरियलिज्म, ईगो, पैसा, पैसे के पीछे ग्रीड, और उसके कारण हिंसा, है ना, और उसके कारण एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मदर नेचर, किलिंग एनिमल्स, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एवरीथिंग व्हाटएवर इज पॉसिबल। ये सब की अगर आप जड़ें, उसकी जो रूट्स हैं, अगर आप उसको एग्जामिन करेंगे तो वो जड़ में है मटेरियलिज्म। व्हाट इज मटेरियलिज्म? मटेरियलिज्म स्टार्ट्स with a misunderstanding that everything is matter. We live only once. Therefore,
ईट, ड्रिंक एंड मैरी, बिकॉज वी लिव ओनली वंस। इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से इतनी सारी समस्याएं हम आज सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं। तो इसीलिए आवश्यकता है कि हम साइंस के स्कोप को बढ़ा करके, जो हमने एक गलत अंडरस्टैंडिंग लेकर रखी है कि एविडेंस केवल सेंस परसेप्शन का एविडेंस ही एविडेंस है, सीइंग इज बिलीविंग, नॉर्मली व्हाट वी से सीइंग इज बिलीविंग, जो हम देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन हमें समझना होगा हम सब कुछ नहीं देख सकते हैं, हमारे देखने की क्षमताएं सीमित हैं, हमारे सुनने की क्षमताएं सीमित हैं, हमारी सारी इंद्रियां सीमित हैं। इसीलिए जो हमारे इंद्रियों की सेंसेस की स्कोप से, उनकी लिमिट से बाहर की रियलिटी है, उसको हम कैसे जानेंगे? उसको हम सेंस परसेप्शन से नहीं जान सकते हैं, करेक्ट? तो इसीलिए एविडेंस केवल सेंस परसेप्शन का एविडेंस ही एविडेंस नहीं है, विशेष रूप से ऐसी चीज़ों के लिए जो हमारे सेंस परसेप्शन के बाहर। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ, अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कुछ चींटी भी चल रही होंगी। अभी क्या वो चींटी, उसकी भी सेंसेस हैं, आंखें हैं, नाक है, क्या वो चींटी अपने सेंस परसेप्शन से, अपने लॉजिक से क्या ये समझ सकती है कि ये एक ऑडिटोरियम हॉल है, एनवी पटेल कॉलेज का एक ऑडिटोरियम हॉल है? क्या वो चींटी समझ सकती है? वो भी यही है, वो भी परसीव कर रही है, नहीं समझ सकती है। उसकी सेंसेस का परसेप्शन और उसके लॉजिक का लॉजिक की एक लिमिट ऐसी है जिससे कि वो इस रियलिटी को नहीं समझ सकती है कि ये एक ऑडिटोरियम हॉल है। तो उसी प्रकार से आप और मेरा जो सेंस परसेप्शन का दायरा है वो चींटी से थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा दायरा संपूर्ण है? ऐसा तो नहीं कह सकते। इसलिए हम केवल क्या कह सकते हैं कि हम अपनी सेंस ऑर्गन से रियलिटी का एक पोर्शन है जिसको हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सब कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए आज हमें साइंस की एक दूसरी डायमेंशन की ज़रूरत है, जिसमें हम जो सेंस परसेप्शन के बियॉन्ड की रियलिटी है उसको भी जान सकें। उसके लिए हमारी जो वैदिक नॉलेज है वो हमें एक बहुत अच्छी तरीके से एक मार्ग दिखाती है जिसमें कि हम अपने सेंस परसेप्शन के बियॉन्ड जा सकते हैं। सो जो आज का दूसरा भाग है स्पिरिचुअलिटी, तो जो हमारे शास्त्र हैं उसमें एविडेंस का एक और तरीका दिया है। वो तरीका है टेस्टिमनी ऑफ एन अथॉरिटी। कोई भी फील्ड को, कोई भी नॉलेज के एरिया को जानने वाला कोई सोर्स है, उसके द्वारा उस ज्ञान को जानना, ये एक दूसरा प्रोसेस है जानने का, टेस्टिमनी ऑफ एन अथॉरिटी। जैसे हम सबको, हमको जन्म किसने दिया है, हमारी जननी कौन है, ये हमें कैसे पता चलता है? क्या हम HLA टाइपिंग करते हैं? नहीं। हमें कैसे पता चलता है? हमारी माँ हमको बताती है, और हमारी माँ, हमारी जननी, वो इसके लिए अथॉरिटी है कि बच्चे को जन्म किसने दिया है, बिकॉज शी गिव्स बर्थ। सो शी इज एन अथॉरिटी एज फार एज द मदरहुड इज कंसर्न ऑफ ए चाइल्ड। तो इसीलिए जब बच्चा, कोई भी बच्चा अपनी माँ से ये ज्ञान प्राप्त करता है कि जननी कौन है, पिता कौन है, दैट इज परफेक्ट नॉलेज। सो ये जो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज। तो हमारे जो शास्त्र हैं वो इस एविडेंस के ऊपर आधारित हैं, द एविडेंस ऑफ द क्रिएटर, द टेस्टिमनी और द वर्ड ऑफ क्रिएटर। तो जो शास्त्र हैं वो स्वयं जिन्होंने इस सृष्टि को सजा है उनकी वाणी है, और बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि शास्त्र मैन मेड नहीं है। हर एक मैन मेड चीज़ के अंदर गलतियाँ होती हैं, उसके एडिशंस को रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। हमारी साइंटिफिक थ्योरीज को हम रिवाइज करते हैं, लेकिन भगवत गीता के कोई अलग अलग रिविजन्स नहीं होते हैं। हजारों सालों से वही भगवत गीता के श्लोक हैं, वो आज भी उतने सत्य हैं जितने 1000 साल पहले थे, और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। उसी प्रकार से आज हमारे शास्त्रों के द्वारा केमिस्ट्री, फिजिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, इन सब के बारे में, आयुर्वेद, इन सब के बारे में जो साइंस हम आज देख रहे हैं वो अभूतपूर्ण है। बिना अल्ट्रासोनोग्राफी के श्रीमद् भागवतम के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर हर एक स्टेज में कैसे कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, वो बिना अल्ट्रासोनोग्राफी के हजारों साल से लिखा हुआ है। हाँ, तो अगर हम अपने शास्त्रों को देखेंगे तो उसमें न केवल इस जगत का साइंस है,
बल्कि इस जगत के बियॉन्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी साइंस है। तो इसीलिए आज आवश्यकता है, अगर हम चाहते हैं कि हम जीवन की महत्वपूर्ण फंडामेंटल चीज़ों को जानें, तो हमें अपने साइंस के स्कोप को बढ़ा करके जो स्पिरिचुअल साइंस है, साइंस इन वेदास, जो अपने शास्त्र हैं, उनको हमें समझना चाहिए। वो कैसे एक समाज को कैसे रचना होनी चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पाप क्या है, पुण्य क्या है, स्वर्ग नरक इत्यादि हैं कैसे हैं, क्या क्या सब कुछ बताया है। रीइंकार्नेशन, साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन, जो आज एक साइंटिफिक फैक्ट है। साइंटिफिक फैक्ट इन द सेंस इसके इतने सारे इंसिडेंट्स हैं, गूगल के अंदर आप देख सकते हैं, जिसमें कि रीबर्थ के इंस्टेंसेस हैं। तो ये सब को समझने के लिए हमारे पास भगवत गीता, जो सभी शास्त्रों का बिल्कुल फंडामेंटल है, बेसिक्स है। तो कम से कम हम सबको अपने जीवन में वेदास को पढ़ने के लिए भगवत गीता को पढ़ने से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं तो उसके साथ में एक यूज़र्स मैनुअल आता है, उसी प्रकार से इस मनुष्य जीवन को कैसे जीना है, इसका उद्देश्य क्या है, जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज़, दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। और इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें भगवद गीता के द्वारा जानने को मिलता है। सो इन द कंक्लूडिंग वर्ड्स, हम चाहते हैं कि आपसे ये रिक्वेस्ट करें कि आप लोग जो अभी इस स्टेज में अपने लाइफ के, पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, करना चाहिए, ठीक है, वो तो आपके इस शरीर की मेंटेनेंस के लिए कुछ ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जीवन की अर्थ को समझने के लिए और कैसे हेल्दी तरीके से हम इस जीवन में जी सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसको जानने के लिए कृपया भगवत गीता जरूर पढ़िए। उसके बिना आपका जीवन बेकार है। आहार निद्रा भय मैथुनम, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, दीज आर कॉमन टू ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स। लेकिन ह्यूमन बींग्स का स्पेशल प्रेरोगेटिव है कि वो ये प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सकता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, ये सृष्टि क्यों बनी है, मृत्यु के बाद क्या होता है। अगर आप इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं तो भगवद गीता के अंदर आपको सटीक उत्तर मिलेगा, और उसके अंदर आपको ऐसा प्रोसेस मिलेगा जिसको फॉलो करके आप इनको रियलाइज़ कर सकते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर को। सो दिस इज़, वी हैव अ स्मॉल बुक टेबल देयर वेयर वी हैव डिस्प्लेड दिस बुक्स, भगवद गीता और जो हमारे वैदिक शास्त्रीय ग्रंथ हैं। तो इस प्रोग्राम के बाद आप प्लीज़ डू गो देयर एंड हैव ए लुक। सो विद दैट आई विल स्टॉप हेयर। हरे कृष्णा।